हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एग्जाम एनालिसिस डिटेल में। जो आज का एग्जाम हुआ है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर का 2022 फेज वन का जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर वन और पेपर टू जो जनरल स्ट्रीम का वो भी मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। उसके बाद में कट ऑफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो जो कॉमन ही है, मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को पता भी है। उसके बाद में लेवल ऑफ एग्जाम इस बार का कैसा था लास्ट ईयर से कंपेयर करें, और बाकी बच्चों का अटेम्प्ट्स ऑन एन एवरेज जेन्युइन जो रिव्यूज मैंने बच्चों से कलेक्ट किए दिन में वो कैसे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, कौन सा सेक्शन ज्यादा हार्ड था, कौन सा ठीक था। उसके बाद में नंबर ऑफ एप्लीकेशन 2022 में कितने आए थे ये भी बहुत जरूरी है। और क्योंकि लास्ट ईयर भी जब एग्जाम हुआ था सेबी का 2020 में हुआ था, तो इस उसमें भी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उन्होंने जारी कर दिए थे ऑफिशियली। तो इस बार भी ऑफिशियली मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए हुए हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं आपको कि लास्ट ईयर भी वैकेंसीज 80 थी, इस बार भी वैकेंसीज कितनी है, टोटल 80 है। जनरल स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की बात करेंगे सारे स्ट्रीम्स मिला के, तो यहाँ पे 5 अलग स्ट्रीम के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विद कैटेगरीज यहाँ पे दिए हुए हैं। बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओवरऑल की मैं बात करूंगा, अगर लास्ट ईयर से जैसे कि हम कंपेयर करते हैं, तो जनरल स्ट्रीम की जो 80 वैकेंसी थी, लगभग वहां पे 85,000 प्लस एप्लीकेशंस आए हुए थे 2020 में। वही अगर हम कंपेयर करें तो इस बार 54,000 अराउंड यहाँ पे एप्लीकेशंस आए, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस घट गए हैं फॉर जनरल स्ट्रीम। लेकिन बाकी लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिसर्च और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए जो रेशो है वो लास्ट ईयर जैसा ही रहा है। लगभग वैकेंसीज चेंज हुई है, उसके साथ एप्लीकेशंस भी चेंज हुए और रेशो लगभग सेम है। ओके। लेकिन इस पे ज्यादा आप भरोसा, मतलब आप निर्भर मत रहो। भरोसा मतलब ये जेन्युइन है, लेकिन ये आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि उन्होंने प्रीलियम का जो फेज वन का कट ऑफ है वो ऑलरेडी उन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो फेज टू के लिए कितने क्वालिफाई होंगे तो वो डिपेंड करता है आप कितना वो कट ऑफ क्राइटेरिया उनका क्लियर करते हो। और उसके बाद में फेज टू के बाद में हाँ वहां पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इंटू थ्री एप्लीकेशंस वो बुलाने वाले हैं, इंटू थ्री कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ओके, तो ये जस्ट ओवरव्यू था। लीगल का 10,000 तक यहाँ पे एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9,500 तक है, रिसर्च जो स्ट्रीम है उसका 3,000 तक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे लगभग 690 तक यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो ऑलरेडी आप एग्जाम दे ही चुके, तो ज्यादा इसमें बताने की जरूरत तो है नहीं। ओके, लेकिन कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे जो पेपर वन की मैं बात करूंगा, जो पेपर वन सारे स्ट्रीम के लिए था, उसमें एक बच्चे का भी मैसेज आया था। उसने पूछा था कि 30% आपका कट ऑफ क्लियर चाहिए पेपर वन में, ये जरूरी है क्योंकि आपका जो है ओवरऑल वो 40% होना चाहिए। वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसका सवाल ये था कि सर मेरे जो है 29 एक्यूरेट अटेम्प्ट हुए हैं पेपर वन में, तो वहां पे डरने की जरूरत है नहीं। अगर आपने ध्यान से ये देखा होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 थे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 25 थे। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका एक 1.25 मार्क्स को है। ये चीज याद रखना, मतलब आप अगर ढंग से यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो जो भी बच्चों के अटेम्प्ट्स कम भी हुए हैं पेपर वन में तो ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपके 25 तक भी अटेम्प्ट हुए तो भी आप वहां पे सिक्योर हो, अगर आपके एक्यूरेसी के साथ है। बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पेपर टू के बारे में बात करेंगे तो जनरल स्ट्रीम का जो पेपर पूरा ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे बताऊंगा। बाकी भी ठीक ठाक था पेपर। ओके, तो चलते सबसे पहले हम पेपर वन की तरफ, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस जो था वो कैसा आया हुआ था। 20 के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे जितने हुए उतने कलेक्ट करने की कोशिश मैंने की है। सबसे पहले तो बच्चों से मैंने बात किया जेन्युइन, तो वहां पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ही बच्चों ने बताया, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों ने स्कीप कर दिया था जनरल अवेयरनेस का। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको ओवरऑल जो है 30% इसमें लाना है, और आपको ओवरऑल जो है पेपर वन में 30% लाना है, लेकिन ओवरऑल आपको 40% लाना है। इसका मतलब आपको 80 मार्क्स तक जाना है। 80 मार्क्स के लिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे 40% जनरल स्ट्रीम में लाना ही है। तो बच्चों को सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 मार्क्स लाने थे ताकि 80 हो जाए कंप्लीट, मतलब आपका 40% ओवरऑल कंप्लीट हो जाए, सिंपल। तो बहुत से बच्चों से मैंने बात किया तो एक्यूरेसी के हिसाब से बच्चों ने स्कीप कर दिया, और जनरल अवेयरनेस थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्टी था। ओके, आप मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हो ज्यादा,
क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आप उसको मतलब कितना भी आप पढ़ो तो वो चीजें आप नहीं कर पाओगे, ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस थे। या फिर आपको वहां पे थोड़ा गेस वर्क करना था, वो भी था। तो बात करेंगे क्वेश्चंस की, तो बीजिंग ओलंपिक्स का जो क्वेश्चन था कि कितने नंबर का ये ओलंपिक जो हुआ है वो 24 हुआ है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था जो डिटेक्शन ऑफ मार्केट एनोमलीज का जो अलर्ट्स का जो था, तो उसमें एल ई का क्या मतलब है, लेवरेजिंग जैसे कि उसका आंसर था। उसके बाद में नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स अंडर जो पीएम घाटी शक्ति इनिशिएटिव जो हुआ है उसमें कितने हैं, तो 16 उसका आंसर था। कुछ क्वेश्चंस इधर उधर भी हो सकते, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। फंड्स हैव बीन अलोकेटेड सेक्टर अंडर ईसी एल जी एस, तो 50,000 करोड़ इसका आंसर था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन जनवरी 2020, ये करंट अफेयर का था। कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर का कितना था, तो यहाँ पे 250 मिलियन डॉलर। उसके बाद में रिसेंटली जो रिलीज हुआ है बजट, उस पे भी क्वेश्चंस थे, दो तीन क्वेश्चंस थे। So period of incorporation of for eligibility startups to avail tax benefit has been extended, कब तक हुआ है, तो डेट्स दी हुई थी सारे की सारी 31 मार्च तक ही था, लेकिन ईयर अलग अलग थे, तो इसका 2023 था। पीओईएम में का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पी पूछा गया था उसमें, तो प्लेस था उसका। मैत्री दिवस पूछा गया था, इस ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे थोड़ा इस सवाल इजी था, क्योंकि उसका रीजन बताता हूँ। बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन में ही दिसंबर दिया हुआ था और ऑप्शंस में दिसंबर एक ही जगह पे था, तो वो थोड़ा आपका आसान हो गया। तो 6 दिसंबर बहुत से बच्चों ने आंसर लिखा है उसका। बाद में सेनेगल नेशनल फुटबॉल टीम हैज डिफीटेड, तो इजिप्ट ने किया। वॉन द पद्म विभूषण फॉर द पब्लिक अफेयर्स, तो यस उसका जो है वो है शिंजो एबे। हैंडलिंग जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक जो है लास्ट इसमें ही वो डिक्लेयर हुआ था वो, तो ये भी करंट अफेयर में से ही हम बता सकते हैं। तो 83rd था, ये भी थोड़ा बहुत हार्ड तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये चीजें थोड़ा पढ़ना और याद रखना भी मुश्किल है। उसके बाद में शुक्ला मिस्री फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जो है वो आईओसीएल की बनी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी, ये सरप्राइजिंग क्वेश्चन था बहुत, अरमा को जो मेरे ख्याल से सऊदी अरबिया में ही है। लॉस मेकिंग कंपनीज कौन सी पूछा गया था, तीन ऑप्शंस दिए थे, और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस भी थे, 1 and 2, 1 and 3, तो तीनों के तीनों नेशनल इंडिया, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंडिया। उसके बाद में वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना इज रिलेटेड टू एलिफेंट। उसके बाद में एमएनआरई मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, तो उसका जो एक्सटेंड होके 550 गीगावाट का जो था प्रोजेक्ट जो कंप्लीट करना था, वो उसका एक्सटेंड होके 2030 तक हुआ है, तो ये था। और एक सबसे आसान क्वेश्चन था, वो था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ऑप्शन में से कौन सी नहीं है, तो उसमें क्रेड था, अपग्रेड था, बहुत सारे और दो तीन ऑप्शन थे, तो क्रेड उसका आंसर है। लक्षद्वीप नंबर ऑफ आइसलैंड्स, ये भी डिफिकल्ट था, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, तो इसमें 36 आंसर था। नेवर स्कैन टू रिसीव मनी, इसमें बहुत से बच्चे गलत हुए। नेशनल पेमेंट बहुत से बच्चों ने आंसर लिखा, लेकिन इसका स्टेट बैंक था। सेक्टर कौन सा इम्पैक्ट हुआ, ये भी थोड़ा बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ऑप्शंस वैसे दिए हुए थे कि जो कोविड का पैंडेमिक का इश्यू हुआ तब कौन सा सेक्टर जो है वो, सॉरी ये जो था लिस्ट इम्पैक्ट हुआ है, सबसे कम इम्पैक्ट हुआ है, तो वो एग्रीकल्चर आंसर था, क्योंकि उसमें सर्विस था। उसके बाद में और दो तीन ऑप्शन थे, मैन्युफैक्चरिंग था, कोर इंडस्ट्रीज या कुछ तो भी था, तो एग्रीकल्चरल वो थोड़ा आसान था। तो ऐसे तीन चार क्वेश्चंस थोड़े बहुत आसान थे, लेकिन आप अगर पूरा अटेम्प्ट देखोगे बच्चों का, तो आर्ट्स के और 10 के बीच में है, तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ओवरऑल मार्क्स लाने हैं, ना कि आपको सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे कोई है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। और अपने बच्चों का ये भी मैंने देखा कि एप्टी और रीजनिंग में बहुत टाइम दिया बच्चों ने, क्योंकि थोड़ा बहुत लेंदी बता रहे थे, हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत लेंदी थे क्वेश्चंस। उसके बाद में बात करेंगे इंग्लिश की। मेरे ख्याल से इंग्लिश एक इजी सेक्शन था, अगर जिनका इंग्लिश अच्छा है या जिनका थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी है, उनके लिए भी इंग्लिश उतना डिफिकल्ट नहीं था। पैराजंबल पूछा गया था, वो भी ठीक था, आप अगर दो बार वो सेंटेंस पढ़ लो तो आपको थोड़ा बहुत आ जाएगा। और पांच क्वेश्चंस थे, उसमें पांच मतलब सेंटेंसेस थे बड़े, तो उनको आपको अरेंज करना था सिंपली। एरर डिटेक्शन के चार क्वेश्चंस थे, उसमें भी मतलब एरर इजीली फाइंड आउट हो रहा था, दो तीन क्वेश्चंस तो इजी थे। वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस थे, अगेन बच्चों में वही प्रॉब्लम, अगेन वो जो बैंकिंग में भी होता है कि आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, क्वेश्चन तो आसान होते हैं, लेकिन आपको स्क्रॉल जो है वो थोड़ा इरिटेट, लेकिन यहाँ पे तीन ही क्वेश्चन थे और वो ठीक ठाक
थे, आप अरेंज कर सकते हो, इतने आसान थे। फिल इन द ब्लैंक 2 क्वेश्चंस थे, वो भी बहुत इजी थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो ऐसे 20 टोटल क्वेश्चन थे। तो इसमें से अगर मैं बात करूंगा तो रीडिंग जो था आपका, जो पैसेज वर्क था वो भी ठीक था, उसमें मेरे ख्याल से क्वाइट एक आया था जिसका सिनॉम्स आपको बताना था। और 2-3 क्वेश्चन थे, वो भी आप इजीली अगर वो पैसेज पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो 12 से 15 अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। 10 भी है, मैं बताऊंगा आपका बहुत अच्छा है। बात एक्यूरेसी की है, अटेम्प्ट्स पे मत जाओ। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे बैंकिंग में भी ऐसा होता था कि अटेम्प्ट्स बताते हैं, लेकिन अटेम्प्ट्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपने अगर एक्यूरेसी के साथ सिर्फ 40 भी अटेम्प्ट किए हैं पेपर वन में, पूरे पूरे ही बात कर रहा हूँ, तो भी आप बहुत आगे हो, बहुत अच्छे से आपका हो चुका है। बात करेंगे एप्टी की। एप्टी थोड़ा इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि कुछ कुछ जो क्वेश्चंस थे वो टाइम ले रहे थे। तो टाइम ले रहे थे इसलिए थोड़ा उसमें, क्योंकि जैसे अरिथमेटिक जी के जो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे वो थोड़ा टाइम ले रहे थे। बाकी क्वेश्चंस ठीक थे। डेज का आया था, टाइम एंड वर्क, जैसे बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चंस थे, अच्छे खासे थे। उसके बाद में मिसिंग सीरीज 3 थी लगभग, कैसलेट डीआई 3, और जो एक टैबुलर ये दिया था, नंबर ऑफ प्रिंटर्स और नंबर ऑफ प्रिंट्स उसमें क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो ऐसा ओवरऑल मिक्स देखे तो अच्छा पेपर था। 10 से 12 अगेन मैं बताऊंगा कि आपके अटेम्प्ट्स अच्छे से हो सकते हैं विद एक्यूरेसी के साथ। ओके, उसके बाद में जो सबसे ठीक मेरे को जो सेक्शन बच्चों से पता चला वो था रीजनिंग एबिलिटी, क्योंकि अच्छे से बच्चों की प्रैक्टिस भी हुई है। और क्वेश्चंस में पजल की सबसे पहले बात करूंगा। शॉकिंग थोड़ा स्टार्टिंग में ये था कि बच्चों ने बताया कि लीनियर बेस्ड जो था, मतलब अनसर्टन नंबर्स, जो नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, वो वाला था लीनियर बेस्ड जो यहाँ पे है, पजल लीनियर बेस्ड। तो उसमें आप जब सॉल्व कर लोगे तो उसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे। तो हम हमेशा सोचते हैं कि इतना पजल सॉल्व किया तो आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ठीक है, उसमें 3 क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से 23 उसका नंबर ऑफ जो अनसर्टन जो पर्सन्स थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट में, वो लगभग 23 थे। और बाकी भी कुछ क्वेश्चंस आसान थे। सर्कुलर बेस था, जो 5 क्वेश्चंस थे, सर्कुलर बेस के जो 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपका जो फेसिंग सेंटर ही था, और फेसिंग सेंटर था, और एक कोई तो वेरिएबल दिया हुआ था। तो ऐसा था। और अच्छी बात ये, बच्चों से मैंने यही पूछा तो आपका इजीली सॉल्व हो रहा था, मतलब आपको ज़्यादा ऐसा नहीं था कि आपको ज़्यादा उसमें मतलब पजल इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, पजल बहुत इजी थे। उसके बाद में एक जो पजल था वो था डेट एंड मंथ, जिसमें मेरे ख्याल से कुछ मई 3 मंथ कोई तो भी दिए हुए थे, जिसमें सितंबर था या फिर मई था, और एक तीसरा और एक मंथ था जिसमें 31 डेज थे। तो ऐसे 3 मंथ दिए हुए थे, हर मंथ के 2-2 दिन, मतलब 9 और 13 ऐसे डेट दिए हुए थे। 6 वेरिएबल थे उसके साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से सिटीज थे वेरिएबल्स, और उसमें 5 क्वेश्चन थे। ये थोड़ा पजल जो था वो भी टाइम टेकिंग था, लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा था, आप अगर पहले सेंटेंस से अच्छे से पढ़ के उसको सॉल्व कर रहे हो। सर्कुलर बेस भी वैसा ही था, और डेट एंड मंथ बेस का भी वैसा ही था। फॉरवर्ड बैकवर्ड सीरीज आया हुआ था एक, ऑड वन आउट अल्फाबेट का आया था, कोडिंग डी कोडिंग के 2, और जो मीनिंगफुल वर्ड था तो उसमें जो 4 वर्ड आप जो चूज किए, उसके बाद में उसमें 2 नए मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे थे, तो आपका जो था मोर देन वन, तो वो उसका आंसर था। तो ये टोटल था इजी टू मॉडरेट कहूंगा मैं। जो बच्चों को रीजनिंग अच्छा जाता है उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि उनके 20 के 20 एक्यूरेसी के साथ भी अटेम्प्ट करके आए हैं बच्चे, और कुछ के 12-15 भी अटेम्प्ट हुए, तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। मैं ओवरऑल की बात करूंगा, अगर आप जैसे कि मैंने आपको पेपर वन का बताया कि आपको पेपर वन में क्या करना है। बहुत से बच्चों का कैसा होता है कि जनरल स्ट्रीम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसमें आपको 40% तो लानी है जनरल स्ट्रीम में, उसमें तो कुछ है नहीं। और आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, तो आपको 40 तक पहुंचना ही है। लेकिन आपको वो जो 10 मार्क है, 40 और 30 मिला के 70 मार्क जो आपके होने वाले हैं, वो उससे आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपके जो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स है, आपको कहाँ पे क्लियर करने हैं? पेपर वन में। जिनका जनरल स्ट्रीम में पेपर अच्छा नहीं गया होगा उनकी बात कर रहा हूं मैं, या फिर उनका थोड़ा पढ़ाई नहीं हुआ होगा, उनकी बात कर रहा हूं। तो आपको 10 मार्क इसमें क्लियर करने पेपर वन में। ओके, मेनली तो आपको 40 मार्क्स वहां पे लाने हैं, ताकि आपके 40 और ये 40 मिला के आपके यहाँ पे 80 हो जाएंगे, और आप वहां पे क्लियर हो जाओगे। तो ये था रीजनिंग का।
ओवरऑल में अगर पेपर वन की आपको बात करूंगा, पेपर टू का भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। पेपर वन की बात करूंगा तो 8 से 10 अटेम्प्ट बहुत अच्छे, इसमें आपके कम भी हुए तो भी चलेगा। बच्चों से बात किया तो कुछ बच्चों ने 5 ही एक्यूरेसी के साथ किए, लेकिन उनके रीजनिंग 15 20 15 18 तक अटेम्प्ट हुए। उसके बाद में एप्टी भी उनके 7 से 8 अटेम्प्ट हुए। उसके बाद में इंग्लिश भी उनके 10 से 12 अटेम्प्ट हुए। तो ओवरऑल आपका जो है अगर आपका +30 या फिर +35 आपका अटेम्प्ट है पेपर वन में, तो आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। ध्यान रखना कि 1.25 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन था। ओके, सो आपका 35 प्लस अगर पेपर वन में अटेम्प्ट है सब मिला के, तो आप बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट है। सिर्फ आपको अभी ये सोचना है कि आपका पेपर टू क्लियर हो जाए। ओके, तो पेपर टू जनरलिस्ट की बात करूंगा मैं अभी यहाँ पे। क्वेश्चंस कलेक्ट करने की कोशिश की मैंने जितने हो सके। पहले सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, अगर मैं जनरलिस्ट का पेपर लास्ट ईयर से कंपेयर करूंगा, लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों का मैं डेटा कलेक्ट किया था। लास्ट ईयर का जो जर्नलिस्ट का पेपर था, पेपर टू, वो थोड़ा आसान था कंपेयर करें तो। ओके, मैं ये नहीं कहूंगा कि लास्ट ईयर का बहुत इजी था, लेकिन लास्ट ईयर का जो था वो इससे थोड़ा आसान था। ये थोड़ा आपका मॉडरेट लेवल पे चला गया, क्योंकि बहुत से बच्चों को मतलब कंफ्यूजिंग ज्यादा था। मैनेजमेंट के क्वेश्चन, खासकर बच्चों से बात किया तो मैनेजमेंट में अभी भी कंफ्यूज थे बच्चे कि क्या हो सकता है, क्योंकि कीवर्ड्स, जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें आपका जो आंसर छुपा हुआ रहता है मोस्टली। तो मैनेजमेंट का ऐसा है कि आप जितना ढंग से पढ़ोगे कीवर्ड्स को, उतने ढंग से आप जवाब दे पाओगे, लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत ज्यादा थे। तो किस पे क्वेश्चंस थे? तो एक इम्प्यूटेड कॉस्ट पे क्वेश्चन था, जिसका मेरे ख्याल से आंसर ही नोशनल कॉस्ट था, नोन एज। उसके बाद में क्वेश्चन ऑन, मेरे ख्याल से ऑप्शंस पे था कि जो स्टॉक मार्केट्स का जो स्टॉक्स पे क्वेश्चन था, उससे ज्यादा प्राइस रहे तो क्या होता है, तो वो आउट ऑफ मनी मेरे ख्याल से उसका आंसर था। उसके बाद में यस, ट्रेडिंग ऑफ येलो मेटल इन द फॉर्म ऑफ, तो उसका था इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जो अभी अभी हुआ है। उसके बाद में डिविडेंड ऑफ द प्रेफरेंशियल शेयर्स पे क्वेश्चन था। काइजन कॉस्टिंग पे था, एलएम कर्व पे पूछा गया था एक क्वेश्चन कि नॉट ट्रू कौन सा है। 4 स्टेटमेंट दिए थे बड़े। और एक्चुअली मॉडरेट क्यों था पेपर, मैं आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर अगर आप जनरलिस्ट का पेपर आपने दिया नहीं होगा या फिर दिया होगा तो आपको याद होगा, उसमें वन लाइनर्स बहुत आए थे। इस बार थोड़ा थ्योरी पार्ट ज्यादा था, नॉट ज्यादा पूछा गया था। कि अभी एलएम कर्व की बात करेंगे तो 4 बड़े बड़े ऑप्शंस थे, जिसमें आपको 5 थे सॉरी ऑप्शन, तो उसमें आपको ढूंढना था नॉट कौन सा है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, जो लोग अच्छे से पढ़ के भी गए उनको भी थोड़ा वो डिफिकल्ट ही, मतलब थोड़ा मॉडरेट ही लगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था, इसलिए मॉडरेट कहूंगा मैं। उसके बाद में नेक्स्ट था क्वेश्चन ऑन मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ डिपॉजिट्स इन एनबीएफसी। एनबीएफसी पे और एक क्वेश्चन था इसको, इसके अलावा भी, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 60 मंथ्स या फिर 5 साल होगा। क्वेश्चन ऑन बैलेंस शीट पे था। उसके बाद में एक क्वेश्चन था जिसमें कौन कौन रेगुलेट करता है, जैसे आरबीआई किसको रेगुलेट करता है, ऑड वन आउट आपको ढूंढना था। उसके बाद में सेबी किसको रेगुलेट करता है। उसके बाद में दिया हुआ था कि यस, इंश्योरेंस को किसको रेगुलेट करता है, कौन सी बॉडी होती है। और इसका जो ऑड वन आउट था वो था एएमएफआई, जो जहाँ पे दिया था म्यूचुअल फंड्स रेगुलेट, तो वो गलत था। तो आपको ऑड वन आउट वहाँ पे ढूंढना था। उसके बाद में क्वेश्चन ऑन दी सेक्शन 47 जो कंपनीज के एक्ट है उसके ऊपर था। उसके बाद में हाई कोर्ट जो एनसीएलटी की बात कर रहा हूँ, अपॉइंटेड फॉर प्रेसिडेंट, इस क्वेश्चन से मतलब रिलेटेड था, जो हाई कोर्ट का पूछा गया था कि जो जज होता है वो 5 साल का, तो आंसर उसका 5 इयर्स था। उसके बाद में पेनल्टीज ऑन डायरेक्टर्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड, तो इसका आंसर था, बहुत कंफ्यूजिंग था, वो भी बच्चे पूछ रहे थे 1 ईयर आएगा 2 ईयर आएगा, तो इम्प्रिजमेंट जो था वो आपका 2 इयर्स एंड नॉट लेस देन 1000 रुपीज फॉर एवरी डे, ये उसका आंसर था। उसके बाद में लीन सिस्टम पे एक सवाल था। और सिक्स सिग्मा पे और एक सवाल था, जिसमें आपको दिया हुआ था कि ऑड वन आउट ढूंढना है। जैसे कि डिफाइन दिया हुआ था, उसके बाद में इम्प्रूव दिया हुआ था, तो उसका आंसर एक्चुअली ये था कि उसमें से कौन सा नहीं है, जो DIMAIC जो हम बोलते हैं, उसमें से कौन सा नहीं है। तो जो दिया हुआ था ऑप्शन लास्ट वाला,
जो करेक्ट दिया हुआ था वो गलत था। वहां पे जो सही जवाब था वो कंट्रोल होना चाहिए था। ओके, तो बहुत से बच्चों को ये आंसर आया भी है। 5S पिलर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ये दो तीन क्वेश्चन थोड़े आसान थे अगर आपने पढ़ा होगा। 5S पिलर जो पिलर्स है उस पे क्वेश्चन था कि 5S पिलर्स में से जो ऑप्शंस में से कौन सा पिलर नहीं है, नहीं आता है 5S में। तो उसका आंसर जो था वो सपोर्ट था, जो सपोर्ट नहीं है। स्टैंडर्ड ऑप्शंस दिए हुए थे, स्टैंडर्ड था। उसके बाद में सेट इन ऑर्डर था, सॉर्ट था, और एक कोई तो भी आंसर वहां पे ऑप्शन था, तो उसका सही जवाब था सपोर्ट, जो उसमें नहीं आता है। बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन था। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो डायरेक्टिंग का एक क्वेश्चन था, जिसका मेरे ख्याल से आंसर सुपरविजन ऐसा कुछ था। इंटेंजिबल एसेट्स इसका था मेरे ख्याल से माइनिंग प्रोडक्ट्स, इसका मेरे ख्याल से आंसर था। बायपैक पे क्वेश्चन था, बायपैक के रूल्स बताए हुए थे, तो आपको करेक्ट ढूंढना था। उसके बाद में आरबीआई पेज इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंसेस टू बैंक्स एट, तो चार पांच ऑप्शन दिए थे। 2% बैंक रेट किस पे देता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगता ही नहीं है, आरबीआई पर आरबीआई लगाता ही नहीं, तो इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। तो वो आंसर था। उसके बाद में ट्रांसैक्शनल जो रिलेशनशिप है वो एज नोन एज, उसका आंसर मैनेजमेंट रिलेशनशिप था। वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीज डिक्रीज कुछ ऑप्शंस थे, या फिर फ्लक्चुएट, वो एक सवाल था। उसके बाद में एक सवाल पूछा गया था, प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन विद इन एंड आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें भी बच्चों ने कुछ ऑप्शंस बताए थे, कम्युनिकेटर था, नेटवर्कर था, और कुछ ऑप्शंस थे, तो मेरे ख्याल से उसका नेटवर्क ही आंसर होगा। डिवेंचर पे एक क्वेश्चन था। मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होती है, तो उसमें भी ऑप्शंस दिए हुए थे कि कितने ऑफ, मतलब 1/3 ऑफ, वन हाफ ऑफ, और 1/4 ऑफ, कितने डायरेक्टर्स होते हैं मीटिंग के लिए, या फिर कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो उसका जवाब 1/3 था, और या फिर और 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद में और एक अच्छा सवाल था, वो था कि डायरेक्टर स्टेज कितने दिन के लिए होना चाहिए वहां पे, तो 182 डेज। इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था, जहां पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन मेरे ख्याल से उसका आंसर जो था वो स्टोर कैंटीन जो है, स्टोर इंफॉर्मेशन जो है वो कैंटीन, वही उसका जवाब था। रिलीवेंट साइड ऑफ अकाउंट करंट, इसका जवाब जो था वो रेड इंक इंटरेस्ट, ये बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद में और एक सवाल जो यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, वो था आपका जो मेरे ख्याल से सप्लाई एंड डिमांड पे क्वेश्चन था, जो एक थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप था, जिसमें आपको प्राइस और आपको डिमांड वो सब चीजें, एक दो इक्वेशंस दिए हुए थे, मेरे ख्याल से 9 और 3 उसका आंसर है। तो यस, ये थे बहुत सारे क्वेश्चंस। मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूंगा, 40 अटेम्प्ट से एक्यूरेसी के साथ बहुत अच्छे। 45 है, थोड़ी बहुत आपकी एक्यूरेसी इधर उधर है तो भी बहुत अच्छे है। 35 अटेम्प्ट में मैं अच्छे कहूंगा। आपको क्या लाना है इसमें, 40 मार्क्स लाने हैं, इसका मतलब आपको 20 सही लाने हैं। लेकिन अब चीज ऐसी है इसमें, अगर आप 30 अटेम्प्ट कर लिए और आपके अगर 10 गलत हो गए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 40 मार्क्स तो आ चुके हैं, लेकिन आपका माइनस जो है 10 गलत होने के कारण, आपके जो है 1/4 जो भी रहेगा उसका, आपका जो मार्क्स रहेंगे 2.5 मार्क्स, ये जो भी आपके वो माइनस हो जाएंगे, तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे 40% को। इसलिए बात बहुत जरूरी है कि आपने जो अटेम्प्ट किए हैं वो उसमें से आपकी एक्यूरेसी कितनी है। बहुत से बच्चों ने तो 50 भी अटेम्प्ट किए, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी उसमें 50% है, 25-25, तो भी आपको एक बार उसको सोचना पड़ेगा कि आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यस, ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके अटेम्प्ट जो है उसके हिसाब से आप अपनी एक्यूरेसी एक बार एनालाइज करो। और आपके अगर उतने, मेरे ख्याल से पेपर 1 में बहुत से बच्चों की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश बहुत बच्चों को हेल्प किया, रीजनिंग ने हेल्प किया, जनरल अवेयरनेस ने उतना नहीं किया, एप्टी ने थोड़ा बहुत हेल्प किया। तो आपको 40 उसमें आने ही है, 30 का कट ऑफ था, लेकिन 40, क्योंकि आपको ओवरऑल 80 चाहिए। सीधा एकदम फ्रैंकली सोचना है। उसके बाद में पेपर 2 में आपको 40 आने ही चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपने अटेम्प्ट जो की है वो सही है। मैंने जितने क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ पे बताए, थोड़े बहुत आपको याद भी आ रहे होंगे, तो आप वहाँ पे आप एक बार एनालाइज करो, एंड देखो आपका क्लियर हो रहा है या नहीं। पेपर 2 बहुत जरूरी। और उसके बाद आपको क्या करना है, फेज 2। फेज 2 के लिए शुरू करनी है पढ़ाई, क्योंकि इसमें भी आपको ढंग से जनरल स्ट्रीम पढ़ना है। अभी यहाँ पे जो जनरल स्ट्रीम के लिए क्वेश्चन आए थे,
ये बहुत जरूरी है कि सेबी किस तरह से सोच रहा है और कौन से क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। मैनेजमेंट में कौन सा है, कॉस्टिंग पे कौन सा है, इकोनॉमिक्स में कौन सा है, या फिर बाकी सारे एरियाज में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी पेपर जो फेज 2 में, क्योंकि आपका जो पेपर 2 आने वाला है फेज 2 का, उसमें यही सब आएगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स, ओके, 40 मिनट दिया जाएगा, एंड 40% वहां पे भी लाने, और उसका वेटेज 2 और 3 है, इतना याद रखना। और पेपर 1 जो है फेज 2 का, उसमें तो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जिसमें आपको 100 मार्क्स है। ड्राफ्टिंग स्किल्स वगैरह टेस्ट वो आपको सब होगा, 60 मिनट्स का होगा, 30% इसमें भी कट ऑफ। ओवरऑल आपका यहाँ पे जो चाहिए वो 50% चाहिए, मतलब 200 में से 100 मार्क्स। ओके, तो इसलिए जरूरी है कि आपके जो एक्ट से, ये फाइनेंस से, सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए जिनका बहुत अच्छा गया पेपर 2, और जिनका ऐसा भी है कि 40 मार्क्स आराम से आ जाएंगे पेपर 2 में, आप पढ़ाई शुरू करो। या फिर जिनको 50-50% भी लग रहा है तो भी आप पढ़ाई शुरू करो। कौन से तारीख को होना है एग्जाम? एग्जाम होने वाला है मेरे ख्याल से 20 मार्च को ही होने वाला है। ये ऑलरेडी मंथ 28 का है, तो आपके पास बचते 28 दिन है सिर्फ, ये 8 दिन और आगे के 20 दिन। और आईटी वालों का मेरे ख्याल से सिर्फ अलग मतलब मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में पेपर है, जो आता है आपका अप्रैल में। तो उनके लिए तो और अच्छे चांस है। लेकिन यस, बाकी सारे स्ट्रीम्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करो। जो भी बच्चे का पेपर अच्छा गया है, ठीक ठाक भी गया है, तो भी आप अच्छे से इसको एनालाइज करो और पढ़ाई शुरू करो। अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन छूट गया है मेरे से या फिर आपको याद आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बाकी बच्चों को भी रेफर के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको 40 पेपर 2 में आ रहे हैं या नहीं, ये आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम एप्टी रीजनिंग में आसानी से बता पाते हैं, तो पेपर 2 का जो था ना, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आप जो भी क्वेश्चंस याद आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। बाकी ये जो वीडियो है इसको शेयर करो। ओके, बहुत सारे ऐसे ही वीडियो आएंगे एनालिसिस के ऊपर, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स के ऊपर, जॉब अलर्ट्स के ऊपर। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड हिट द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू ऑल।